नमस्कार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भे यात्रा आईसीएस में। आज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को आज हम पढ़ने वाले हैं। आपदा प्रबंधन का विषय हमारे जो मुख्य परीक्षा में है, तो उसमें भी हमारे लिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है आपदा प्रबंधन। तो आज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमने आपदा प्रबंधन में पढ़ना क्या-क्या है भारत में, ठीक है? तो पहले देखेंगे हम टॉपिकों की क्या-क्या पढ़ना है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एवं भारत में आपदा प्रबंधन। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये रहेगा कि आपदा प्रबंधन एवं भारत में आपदा प्रबंधन। एक जापान में एक आपदा को लेकर एक कन्वेंशन हुआ था जिसको बोलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेकंड क्या पढ़ना है हमने, सेंडाई फ्रेमवर्क। क्या पढ़ेंगे हम, सेंडाई फ्रेमवर्क एवं भारत में सेंडाई फ्रेमवर्क को किस तरह से परिभाषित किया या किस तरह से लागू किया। भारत में सेंडाई फ्रेमवर्क, भारत में सेंडाई फ्रेमवर्क। तीसरा क्या है, जो भारत में जो आपदाएं आती है, क्या ऐसा टॉपिक हो सकता है, तो इसमें देखेंगे हम तीसरा रहेगा हमारा भूकंप। देखो जब भूकंप आएगा तो भूकंप के कारण से कई बार क्या हो जाता है कि भूस्खलन की समस्या भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं। भूस्खलन या इसको हिमस्खलन भी बोल सकते हैं, भूस्खलन एवं हिमस्खलन। तो ये भी हमारा टॉपिक रहने वाला है। हम चक्रवात देखेंगे, तो अगर हम 5th नंबर पे देखें तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम जो चक्रवात है कि भारत में किस तरह से जो चक्रवात आते हैं, तो हम चक्रवात को पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम 6 नंबर पे बाढ़। बाढ़ देखेंगे तो 7th नंबर पे हम देखेंगे सूखा। बाढ़ देखेंगे, सूखा देखेंगे। फिर हम एक चीज और देखेंगे, बादल का फटना। बहुत ज्यादा हमारे देखेंगे हम, तो बादल का फटना, बादल का फटना। 9th देखेंगे तो ग्रीष्म लहर, जिसको हीट वेव भी कहा जाता है, हीट वेव। तो ये सारी टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, किस लिए, आपदा प्रबंधन के टॉपिक में हमारे लिए ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। एक चीज शायद हम और हो सकती है इसमें, वो हो सकती है सुनामी। हालांकि भारत में सुनामी 2004 के बाद ज्यादा सुनामी का प्रकोप देखा नहीं गया। 2004 में बहुत अधिक सुनामी आई थी, जिसको लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी बनाया गया था। इतनी बात क्लियर कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम पहले टॉपिक को देखेंगे, अगर हम इस वाले टॉपिक को देखेंगे तो इसमें देखेंगे हम आपदा प्रबंधन एवं भारत में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एवं भारत में आपदा प्रबंधन। अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि भाई इसमें कि आपदा क्या होती है। अगर हम आपदा को देखेंगे तो हमारे को आपदा को परिभाषित करना पड़ेगा कि आपदा क्या होती है, डिजास्टर क्या होता है। ठीक है, जब हम आपदा को समझेंगे कि एक्चुअल में आपदा क्या होती है, तब हम जाके ये सारे जो हमारे जो विषय है, तभी हम इसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं, जब हमारे को पता चलेगा कि आपदा क्या होती है। तो अगर हम आपदा की बात करें तो आपदा को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि आप भी साथ साथ में लिखना है, स्क्रीन शॉट ले लेना। कम समय में, कम समय में आपदा
अधिक नुकसान करके मनुष्य एवं पशु पक्षियों को हानि पहुंचाना एवं एवं मनुष्य द्वारा निर्मित संरचनाओं जैसे रेल, ब्रिज, सड़क, बिजली के खंभे आदि को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें कई बार मनुष्य एवं जैव विविधता की अधिक हानि दिखाई देती है। यानी कि अगर हम आपदा को परिभाषित करते हैं कि भाई आपदा की परिभाषा क्या है, आपदा की, तो हमारे को पता होना चाहिए कम समय में अधिक नुकसान करके वो मनुष्य को, मानव को जो नुकसान पहुंचाती है। और कई बार हम देखते हैं कि जो मानव द्वारा जो निर्मित संरचनाएं होती है, जैसे आपने देखा होगा जो रेलगाड़ी के लिए जो पटरियां बनाई होती है, जो सड़कें होती है, जो बिजली के खंभे होते हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, शॉपिंग मॉल होते हैं, या लोगों के जो आवास होते हैं रहने के, उन सभी को क्या होती है, क्षति पहुंचती है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम आपदा। तो इतनी बात क्लियर होगी कि आपदा क्या होती है। लेकिन आपदा भी दो तरह की होती है, एक होती है मानव निर्मित, एक होती है प्राकृतिक। हालांकि प्राकृतिक अधिक होती है और मानव निर्मित कम होती है, लेकिन जो प्राकृतिक होती है उसमें भी मानव का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम किसी से कम थोड़ी ना है, तो मानव का भी बहुत अधिक उसमें रोल रहता है। ठीक है, इतनी बात मैं मिटा देता हूं इसको। अगर मैं आपको बताऊं कि आपदा कितने प्रकार की होती है, आपदा, तो आप देखेंगे आपदा कितने प्रकार की होती है। तो आपदा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो तरह की आपदा होती है। एक कैसी होती है, प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जो नेचुरल होती है। और दूसरी कैसी होती है, मानव निर्मित होती है, जो जो मानव के द्वारा लाई जाती है। तो दो तरह की आपदा होती है। तो अगर मानव के द्वारा मैं बताऊंगा आपको, तो आपने देखी होगी कई बार रासायनिक आपदा, आपदा आपने अभी देखा होगा कि अभी कोविड-19 का दौर जो आया था, वो कैसी आपदा थी, तो वो रासायनिक आपदा थी। एक इस तरह का वायरस पूरे विश्व में था, जिसने विश्व के सभी लोगों को, जो बड़े से बड़े धुरंधर अपने आप को समझते थे, एक कमरे की चार दीवारी में बंद कर दिया था। तो ये कैसी आपदा है, ये रासायनिक आपदा है। और दूसरी कौन सी होती है, परमाणु आपदा, परमाणु आपदा। तो ये दो तरह की आपदा कौन सी होती है, ये दो तरह की आपदा होती है हमारी अपना मानव निर्मित आपदा। तो फिर प्राकृतिक आपदा कैसी होती है, तो प्राकृतिक आपदा में बहुत चीजें हो जाती है, और ये प्राकृतिक आपदा मानव के द्वारा भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान होता है। जो प्राकृतिक आपदा आती है, हालांकि हम इसको नाम प्राकृतिक देते हैं, लेकिन ये मानव द्वारा ज्यादा इसमें हस्तक्षेप रहता है प्रकृति में, जिसके कारण से इस तरह की आपदा आती है। तो इसमें आप देखेंगे तो प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती है, तो आप पहले देखेंगे तो भूकंप है,
तो कौन सी है? भूकंप है। दूसरी कौन सी है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्भेदन। हालांकि भारत में ये हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत में ज्वालामुखी उद्भेदन की ऐसी प्रक्रिया होती नहीं है, क्योंकि हम आपको पता है प्लेट के किनारे हम बसे नहीं हुए, तो ज्वालामुखी उद्भेदन भारत में वैसे भी नहीं होता है। तीसरा देखेंगे हम, तो तीसरा कौन सा है? चक्रवात। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे हम? तो चक्रवात पढ़ेंगे। फिर कौन सा है? बाढ़। मानव निर्मित वाली और कौन सी है? तो बाढ़ है। और पांचवी देखेंगे हम, तो कौन सी है? भूस्खलन है। मैं अभी आपको हल्की सी रूपरेखा बना के दे रहा हूँ। अभी हम एक एक टॉपिक पे आएंगे कि भूकंप कैसे आता है, क्या कारण है, सरकार क्या कर रही है, क्या क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो हम सारी चीजें डिटेल में जाएंगे। अभी मैं आपको एक रूपरेखा बता रहा हूँ कि भैया अपना टॉपिक क्या क्या है, आपदा क्या होती है, आपदा कितने प्रकार की होती है, और प्रकार में मैंने दो बता दिया आपको, मानव निर्मित, एक प्राकृतिक आपदा मैंने बताई। दूसरा कौन सा है? सूखा होता है, सूखा होगा। सातवां अगर आप देखेंगे तो ग्रीष्म लहर, यानी कि हीट वेव। कौन सी है? यानी कि हीट वेव है। और कौन सी होती है? बादल का फटना, बादल का फटना। और बादल का फटना। और क्या हो सकता है? भूस्खलन मैंने लिख दिया, इसमें हिमस्खलन लिख सकते हैं आप। हिमस्खलन, भूस्खलन एवं हिमस्खलन। और लास्ट देखेंगे आप, जिसको बोलते हैं तड़ित झंझा, यानी कि जो लाइटनिंग होती है और जिसको हम बिजली चमकना भी बोलते हैं, तो तड़ित झंझा इसे कहा जाता है। तो आप देखिए कि अगर मैं प्राकृतिक आपदा में आपको बताऊं, तो सबसे पहले भूकंप, ज्वालामुखी उद्भेदन, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, सूखा, ग्रीष्म लहर या बादल का फटना और तड़ित झंझा, ये कहे में आते हैं। ये आप देखेंगे तो ये मानव प्राकृतिक आपदा है। और मानव निर्मित में रासायनिक आपदा और परमाणु आपदा है। इतनी बात क्लियर। अब हम आगे चलेंगे और अब हम देखेंगे उत्तर भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में किस तरह की आपदा रहती है और कौन कौन सी आपदा रहती है। ठीक है, उत्तर भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर भारत एवं उत्तर पूर्वी भारत में आपदा। तो जो हमारा उत्तर भारत है और उत्तर पूर्वी भारत है, यह क्या क्या ऐसी आपदाएं रहती है। तो अब सबसे पहले देखेंगे तो जो हमारे पहाड़ है, जितने भी ऊपर पहाड़ पर्वत है, या वो हमारा उत्तर भारत हो गया, चाहे उत्तर पूर्वी भारत हो गया, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हमारा लद्दाख है, आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है। इस तरह के आप पहाड़ी राज्यों को जितने भी देखेंगे, सिक्किम है, इन सब में क्या देखेंगे आप, इन सब में क्या समस्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर भारत एवं उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन सी आपदा रहती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले कौन सी है? भूस्खलन, भूस्खलन एवं हिमस्खलन। तो यह दो तरह की हम उत्तर पूर्वी भारत में और उत्तर भारत में हम देखेंगे तो भूस्खलन एवं हिमस्खलन आता है। अगर इसके कारण देखेंगे तो किस कारण से ये आता है, अगर इनके कारण पे चर्चा करेंगे, वैसे तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पर मैं हल्का सा बता रहा हूँ आपको। अगर भूस्खलन और हिमस्खलन आएगा तो किन कारणों से आएगा, तो वो सारी आपदा भी हम किस में अपना रख सकते हैं, वो भी हम रख सकते हैं कि ये भी उत्तर पूर्वी भारत में और उत्तर भारत में ये आपदाएं आती है। तो देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम बादल का फटना, फटना। तो कई बार हम देखेंगे कि जब बहुत अधिक बारिश होती है, जब पहाड़ों में बहुत अधिक बारिश होती है, हमें पता नहीं चलता कितनी अधिक बारिश हो भी रही है। तो जब बहुत अधिक बारिश होती है, मैं आगे समझाऊंगा कि बादल कैसे फटते हैं।
तो जब बहुत अधिक बारिश होती है तो उसको बादल का फटना बोलते हैं। और जब बारिश बहुत अधिक होती है, जहाँ पे जमीन बहुत नाजुक होती है, या जहाँ पे जो चट्टान है या मृदा है वो बहुत नाजुक होती है, या बहुत ही ढलान पर वो जगह है, या वो स्थान बहुत ढलान ढलान वाला है, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो वहां पे क्या आता है, वहां पे भूस्खलन एवं हिमस्खलन आता है। पहली बात। दूसरी बात देखेंगे आप, दूसरा है भूकंप। कारण, हिमस्खलन और भूस्खलन का कारण क्या है? भूकंप। आपको पता है जो हमारा हिमाचल प्रदेश है या ऊपर के अपने जो पहाड़ी जितने भी क्षेत्र आते हैं, ये जोन 5 में आते हैं भूकंप के। अगर भूकंप आ जाए तो वह स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर कोई संरचना बहुत ही ज्यादा कमजोर है और चट्टान भी वहां के बहुत कमजोर है, तो वहां की जो मृदा भी दलदली है, तो वहां भी क्या हो सकता है कि भूकंप के कारण वहां क्या आ सकता है, भूस्खलन और हिमस्खलन हो सकता है। और क्या चीज हो सकती है? तेज बारिश हो, तेज बारिश हो सकती है। आप देखेंगे कई बार तेज बारिश हो जाती है तो उससे भी क्या हो सकता है कि हमारे हिमस्खलन एवं भूस्खलन का खतरा रहता है। बर्फ का जमाव है, जब बर्फ का बहुत अधिक जमाव हो जाए और वो किसी ढलान के सहारे नीचे उतरना शुरू हो जाए, तो आप देखते हैं हिमस्खलन जैसा चीजें कई बार हमारे को दिखाई देती है। और क्या कारण रहता है? एक तो मानव जनित, मानव जनित मानव भी आप देखेंगे तो पहाड़ों में कई टनल्स बन रही है, कई कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है तो मृदा कमजोर होती है, कमजोर होगी तो वो क्या करेगी, भूस्खलन और हिमस्खलन में क्या होगी, वो प्रभावित होती है। ठीक है। और दूसरी बात अगर देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। दूसरा आप देखेंगे तो बादल फटने की, दूसरा देखेंगे आप बादल फटने की आपदा आती है, बादल फटने की आपदा। तो ये भी हमारे, आप देखा होगा कि आपने जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे आपको अधिक बादल फटने की संभावना आपको दिखाई देती है। कई बार यह फ्लैश फ्लड की समस्या भी आपको दिखाई देंगी, फ्लैश फ्लड की समस्या आपको दिखाई देंगी। कई बार आपने यह देखा होगा तो भूकंप यहाँ पे आपने देखे होंगे, तो यहाँ भूकंप की संभावना अधिक रहती है, भूकंप अधिक रहते हैं। तो भूस्खलन एवं हिमस्खलन होता है, बादल के फटने की आपदा होती है, फ्लैश फ्लड होता है। फ्लैश फ्लड क्या होता है कि जब नदी अपने पानी को लेकर जा रही है, जब उसमें अवसाद आ जाते हैं और अवसाद के कारण से जो नदी है, नदी का जो तल है उसका बहाव ऊंचा हो जाता है और पानी का स्तर भी ऊंचा हो जाता है और आसपास पानी चला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लैश फ्लड बोलेंगे। इतनी बात देखिए आपने, ये कहाँ पे, उत्तर भारत एवं उत्तर पूर्वी भारत में जो आपदाएं रहती है। अगर आप तटों में देखेंगे, जो भारत का तटीय क्षेत्र है, ये वाला अगर हम इस तरह से बनाए तो ये भारत का क्या है, यहाँ से लेकर ये पूरा, ये है पूरा तटीय क्षेत्र है, इसको हम पूरा तटीय क्षेत्र बोलेंगे। तो इन तटीय क्षेत्रों में क्या क्या समस्या है हमारे को देखनी पड़ेगी, तो हम देखेंगे भारत के तटीय क्षेत्र। दूसरा डालेंगे आपके भारत के तटीय क्षेत्रों में कौन कौन सी आपदा रहती है, तो भारत के तटीय क्षेत्रों में आपदा, भारत के तटीय क्षेत्रों में कौन कौन सी आपदा रहती है। अगर भारत के तटीय क्षेत्रों में आप आपदा को देखेंगे तो यह आपने देखा होगा सुनामी। तो पहली कौन सी रहती है, सुनामी। हालांकि सुनामी का असर 2004 के बाद सुनामी का प्रकोप इतना अधिक नहीं दिखाई दिया। 2004 में बहुत भयंकर सुनामी आई थी, जिसके कारण से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, उसको बनाया गया था 2005 में। तो 2004 में बहुत अधिक सुनामी आई थी 2004 में, जिसको लेकर 2005 में अथॉरिटी बनी थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दूसरा देखेंगे आप चक्रवात। दूसरा क्या है, चक्रवात है। कहां पे, तटों में चक्रवात, चक्रवात। तो चक्रवात की समस्या भी बहुत अधिक दिखाई देती है। अगर आप चक्रवात की समस्या को देखेंगे तो चक्रवात की समस्या के लिए इस तरह से है कि अगर आप भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, तो ये आप देखेंगे तीनों तरफ से क्या है, गर्म जल धारा या उष्णीय सागरीय हमारे को यहाँ पे जल देखने को मिलता है, यानी कि गर्म जल देखने को मिलता है। ये आपको पता है इस तरह से, ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, और ये आपको पता है अरब सागर।
अरब सागर, और नीचे आपको पता है क्या है, हिंद महासागर। तो यहाँ पे भरपूर आपको जल मिलता है, और ये क्षेत्र कैसा है, उष्ण कटिबंधीय, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन वाला क्षेत्र है। तो जब ट्रॉपिकल रीजन वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे जो जल है वो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, और जब गर्म जल होगा तो किसका निर्माण करेगी, वो चक्रवात का निर्माण करेगी। तो जो चक्रवात की समस्या भी हमने पढ़ने की, चक्रवात किस तरह से आता है तटीय क्षेत्रों में, या चक्रवात के निपटान के लिए सरकार क्या कर रही है, या इसके लिए और क्या अधिक कार्य किया जा सकता है। क्योंकि जब कल को आप कहीं पे आईएएस होगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आप मालाबार तट पे है, या कोरोमंडल तट पे है, या कच्छ के रण में है, तो आप देखेंगे कि आप वहां पे अगर चक्रवात आ रहे हैं तो आपको उसे किस तरह से लड़ना है। पहले आपको उस चीज की समझ होनी चाहिए कि चक्रवात आते कैसे हैं, उसके लिए क्या कानून बन सकते हैं, वो आप उसके बाद कानून बनाने का सोच सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि हिमालय की नदियां, और हिमालय की नदियों का क्या रोल रहता है आप देखेंगे। तो चौथा है हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां बहुत लंबा सफर तय करती है। जब वो बहुत लंबा सफर तय करती है तो अपने साथ क्या लेके जाती है, वो अपने साथ अवसाद लेके जाती है, अपने साथ गाद लेके जाती है, यानी कि अपने साथ सेलिमेंट लेकर जाएंगी। जब वो अपने साथ सेलिमेंट लेकर जाएंगी, और जब वो ढलान से उतरते हुए सीधा उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पहुंचती है, तो वो क्या होती है कि उन अवसादों को जमा कर देती है अपना मैदानी एरिया में। और जिस कारण से क्या हो जाता है कि जो नदी का तल है, नदी का तल क्या हो जाता है कि पूरी तरह से उसमें अवसादों का जमाव हो जाता है, और जब अवसादों का जमाव होता है तो पानी का स्तर अपने आप बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपने देखा होगा उत्तर भारत का जो मैदान है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी डेल्टाई प्रदेश है, यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे अधिक बाढ़ यहाँ पे आती है। तो आप लिखेंगे हिमालय की नदियों में, हिमालय की जो नदियां है यह अपने साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चली जाती है, यह अपने साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसाद लेकर जाती है। अवसाद यानी कि सेलिमेंट लेकर जाती है, अवसाद लेकर जाती है, सेलिमेंट लेकर जाती है, अपने साथ अवसाद लेकर जाती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में, जिससे मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में नदियों का तल अवसादों के कारण, अवसादों के कारण भर जाता है। क्या जाता है, भर जाता है, जिससे नदी का, जिससे नदी का जल स्तर, जिससे नदी का क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, एवं उत्तर भारत के मैदान एवं डेल्टाई प्रदेशों में, डेल्टाई प्रदेशों में बाढ़ अधिक आती है। अब बाढ़ कौन कौन सी नदी आती है अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कोसी है, घाघरा है, गंडक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं आप, जैसे कोसी है, कोसी नदी, गंडक नदी है, घाघरा नदी है, और आप ना ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सब नदियां क्या करती है, अपने साथ अवसाद लेकर आती है, और जब ये विशाल मैदानों में पहुंचती है, डेल्टाई प्रदेशों में पहुंचती है, तो वहां पे क्या करती है, बाढ़ का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर। और एक तो हिमालय की नदी के कारण बाढ़ आता है, दूसरा उत्तर के जो विशाल मैदान है वहां पे जो बाढ़ आता है वो किस कारण से आता है, जो मॉनसून है, तो मॉनसून के कारण भी बाढ़ अधिक आती है, अधिक आती है। जब अधिक मानसून आएगा, अधिक बारिश होगी, तो उसके कारण से भी क्या हो जाएगा, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो इस कारण से क्या होता है, बाढ़ आती है।
इतनी बात क्लियर। और किस तरह की आर्द्रता, एक सूखा, अगर आप सूखे पे नजर डालें तो आप सूखा देखेंगे कि सूखा भी बहुत अधिक स्थिति में भारत में दिखाई देता है। जहां हमारे को बहुत अधिक बाढ़ देखने को मिलती है भारत में, वही हमारे को कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे बहुत अधिक सूखा दिखाई देता है। सूखा सूखा तो सूखा ग्रस्त क्षेत्र, तो सूखा ग्रस्त क्षेत्र में अगर देखेंगे आप, तो इसमें हम देखेंगे कि मानसून से वर्षा ना होना, यानी कि जहां पे मानसून से वर्षा नहीं होती वो कैसा क्षेत्र होता है, वो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, वो कैसा क्षेत्र होता है, वो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। अगर आप इस तरह से देखेंगे सूखे को, आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से समझेंगे आप, तो ये आप देखेंगे कि इस तरह से पवन चलती है। जब पवन इस तरह से चलती है तो इन पर्वतों को काट के आगे नहीं जा सकती, वो क्या करती है, क्योंकि उसमें से पीछे फोर्स लग रही है उसमें पीछे से, तो वो क्या होती है, तो वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। इस तरह से वो पवन है वाष्प लेकर, किसको लेकर, वाष्प लेकर ऊपर चढ़ती है। ये वाष्प लेकर क्या करती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है। जब ये वाष्प लेकर ऊपर की तरफ चढ़ती है, क्योंकि इसमें जोर लग रहा होता है, और ऊपर जब जाती है तो आपको पता है मूल्य ह्रास दर, मूल्य ह्रास दर का एक नियम है। इसकी वजह से क्या होता है, हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यानी कि मूल्य ह्रास दर के नियम के अनुसार ऊंचाई पर हर 1 किलोमीटर के बाद 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और जब कम होता है तो ये ऊपर जाके, जब हवाएं ये पवनें ऊपर जा रही होती है, किसको लेकर, वाष्प लेकर, तो ये ऊपर जाके क्या कर लेती है, यहाँ पे संग्रहण कर लेती है। यानी कि यहाँ पे अपना संग्रहण करना शुरू कर देती है, और यहाँ पे अपनी जल की बूंदे बनाना शुरू कर देती है। तो जल की बूंदे बनाना शुरू कर देती है तो इससे क्या निकलता है, इससे उष्मा निकलती है, गुप्त उष्मा निकलती है। इससे कौन सी उष्मा निकलती है, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा निकलती है। और जब इसे गुप्त उष्मा निकलती है तो यह हवाएं और ऊपर उठ जाती है, और जब ऊपर उठती है तो ये ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद ये भारी हो जाती है, और भारी हवाएं क्या होती है, ये फिर नीचे की तरफ आती है। जब भारी हवाएं है और ये नीचे की तरफ आएगी तो ये क्या करेगी, ये गर्म हो जाएंगी। जब ये दोबारा नीचे की तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, ऊपर जाते हुए तापमान कम हुआ था, नीचे जाते हुए क्या हो जाएगा, ये हवाएं, ये पवनें गर्म हो जाएंगी। और जब ये गर्म होगी तो ये क्या करेगी, ये जो वहां का जो वाष्प, जो वहां पे वाष्प है, जो वहां पे ह्यूमिडिटी है, उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, उसका अवशोषण कर लेंगी। उससे क्या होगा, जो ये वाला क्षेत्र होगा, ये कैसा क्षेत्र बन जाएगा, शुष्क, शुष्क क्षेत्र बनेगा। और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। और इसको क्या बोलते हैं, पवन विमुखी ढाल, यानी कि जिधर को पवन नहीं जा पाती है उसको क्या बोलते हैं, पवन विमुखी ढाल। तो ये कैसी ढाल है, पवन विमुखी ढाल। और जिस तरफ से पवन का, जिस तरफ को पवन का मुख है, उसको बोलते हैं, ये वाली जो ढाल है इसको बोलिए पवन मुखी ढाल। इसको कैसे ढाल बोलेंगे, पवन मुखी ढाल। तो ये पवन मुखी, ये पवन विमुखी। तो जो इस ये वाला क्षेत्र है, ये कैसा है, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए अगर आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण हमारा आप देखेंगे राजस्थान है, आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, आप देखेंगे महाराष्ट्र है, आप देखेंगे कर्नाटक है, आप देखेंगे तेलंगाना है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये कैसे है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र वाले क्षेत्र है। यहाँ पे कम वर्षा होती है, यानी कि सूखे का प्रकोप यहाँ पे अधिक रहता है। तो कुल मिलाकर भारत में 30 से अधिक आपदाएं हैं। तो कुल मिलाकर भारत में
30 से अधिक आपदाएं हैं। कितने से अधिक आपदाएं? 30 से अधिक आपदाएं हैं। एक आपदाओं का चार्ट बना लेते हैं कि किस किस प्रकार की यहाँ पे आपदा हमारे को दिखाई देती है। इसको मैं मिटा देता हूँ। किस तरह की यहाँ पे हमारे को आपदा दिखाई देती है, तो हम देखेंगे भारत में आपदा से ग्रसित भूभाग। भारत में आपदा से ग्रसित भूभाग। भारत में आपदा से ग्रसित भूभाग। तो आपदा से ग्रसित भूभाग में अगर हम देखेंगे तो भारत में भूकंप 60% भूभाग पर आता है। भूभाग पर आता है भारत के। क्या? भूकंप भारत के 60% भूभाग पे आता है। अगर हम चक्रवात की बात करें, चक्रवात आता है 8% भूभाग पर। अगर हम ये बाढ़ की बात करें तो बाढ़ आती है 12% भूभाग पे। अगर हम वहीं की जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि योग्य भूमि का 63% भाग कैसा है? सूखे से ग्रसित है। सूखे से ग्रसित है। कितना? 65% जो हमारा भाग है वो क्या है? सूखे से ग्रसित है। और अगर चक्रवात की बात करें, चक्रवात तटीय क्षेत्रों का 7,516.6 किलोमीटर का तट है हमारा। तो चक्रवात तटीय क्षेत्रों का 7,516.6 किलोमीटर का 5700 किलोमीटर किससे प्रभावित है? चक्रवात से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? चक्रवात से प्रभावित है। और चक्र एक नोट करके लिख लो, पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात आती है। क्या होता है? अधिक चक्रवात आते हैं। यानी कि अरब सागर में, अरब सागर और अगर बंगाल की खाड़ी में देखें, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में अगर 4 आ रहे हैं तो अरब सागर में कितने आएंगे? 1 अरब सागर में आते हैं। और अंतिम बात लिखना इसमें आप, तो भारत में मानव निर्मित आपदाओं से भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो ये तो था हमारा आज का डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक। अब हम आगे आएगी, आज मैंने रूपरेखा आपको बताई। अब हम आगे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।